गाइस, तो आज हम करेंगे सबसे पहले डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम एक एक्चुअली जो मैंने फर्स्ट डे का जो चैलेंज डाला था ना, उसमें ना कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एक क्लिप है वो 2 बार आ गई है, और उसमें जो सॉल्यूशन था क्वेश्चन का वो रह गया है, वो कट हो गया है, और एक क्लिप थी वो रिपीट हो गई है। तो मैं आज की इस वीडियो में है वो क्लिप है वो ऐड करवा दूंगी। आप पढ़ते हैं डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद है ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे जितने भी है आपके पास है। पीवाईक्यू है, केवीएस एग्जाम में भी आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, एनवीएस में भी और एसटेट में भी, आरटेट और यूपी टेट सभी के मैं करवा दूंगी। अब देखते हैं डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म आप पढ़ते आए हो, क्लास 11th में भी है बहुत अच्छे से, क्लास 12th में भी है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या फिर डायरेक्शन है वो चेंज हो, या फिर दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही क्या हो, चेंज हो, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। पहले मैंने जो करवाया था वो डाइपोल करवाया था इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे डाइपोल को रखा किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, चार्ज की वजह से। तो सेम मैंने लिया एक पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने ट्रेस कर दी कुछ ऐसे, राइट। ये है आपके पास। अब सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ क्या ये नॉन यूनिफॉर्म है कि या यूनिफॉर्म है। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, एंड डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा। अब आप कहोगे मैम डायरेक्शन तो हमें दिखाई दे रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड है वो कैसे चेंज हो रहा है, आप मुझे वो बताओ। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वो कैसे चेंज हो रहा, जैसे जैसे चार्ज के पास में आएगा ये वाला एरिया है वो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जितना हम दूर जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप है इस फॉर्मूले से समझ सकते हो। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्केल से, मतलब जितना कम आर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना आर ज्यादा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या है, इस एरिया में आर कम है तो आर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और यहाँ पे जितना हम दूर जाएंगे यहाँ पे आपके पास है आर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कम होगी। तो आई होप कि आपको मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है कैसे चेंज हो रही है यहाँ पर चार्ज की वजह से, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये अब हम रखते हैं इसमें डाइपोल। यहाँ पे मैंने रखा चार्ज माइनस का क्यू चार्ज, एंड हेयर यहाँ पे रखा मैंने प्लस का क्यू चार्ज। ये मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, डाइपोल में बना रही हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाला, राइट। अब इस डाइपोल पे सबसे पहले आप देखो फोर्स है वो कहाँ कहाँ लग रही है। अब माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगेगा, मतलब है यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना आएगा, माइनस का क्यू ई। और यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसे लगेगा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे आपके पास अब फोर्स कितना आ गया, F विच इज इक्वल टू QE। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो आपके पास है यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म में भी कुछ ऐसा ही था। एक बार मैंने डाइपोल को पैरेलल रखा, फिर है एंटी पैरेलल रखा, फिर है परपेंडिकुलर रखा। हर एक तीनों केस में मैंने बताया था कैसे आप वहाँ पे F नेट है वो 0 आता। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, इसको हिलाओ, और आप मुझे थोड़ा सा फील करके बताओ क्या यहाँ पर भी F नेट है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, नीट में बहुत आते हैं, और नीट के मोस्टली पीवाईक्यू ही यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नीट का अगर नीट का अगर अच्छे से कवर हो जाता है तो आपके लिए बहुत ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब यहाँ पर देखो कैसे यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम था, और चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम था, बोथ फोर्स है वो दोनों सेम थे मैग्नीट्यूड में, ओनली सिर्फ डायरेक्शन चेंज थी, वो कट आउट होके F नेट है वो 0 आ जाता था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास है डायरेक्शन भी अपोजिट है, देखो डायरेक्शन भी अपोजिट है, एंड मैग्नीट्यूड भी आपके पास है, क्या है मैग्नीट्यूड भी है वो भी इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है क्यों है। क्यू का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है डिफरेंट है एट एवरी पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स होगा वो ज्यादा आएगा। अगर मैं इसको F1 फोर्स ले लूँ, अगर मैं इसको F2 फोर्स लेती हूँ, तो ये F1 है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, F2, राइट। तो यहाँ पर आपके
पास है नेट फोर्स है वो निकल के आएगा, समझ गए। तो यहां पर आपके पास है एफ नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है, क्या आपने डाइपोल को ऐसे रखा तब तो एफ नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मैंने देख लिया। अब क्या एफ डाइपोल को अगर मैं किसी और एंगल में रखूं, क्या एफ नेट है तब भी 0 रहेगा या फिर 0 नहीं आएगा, वो हम करते हैं आगे डिस्कस। अब इसी मैंने ये फिगर बना रखा था, अब यहाँ पे हम टॉर्क देख लेते हैं। टॉर्क है वो क्या रहेगा। अब टॉर्क देखो, टॉर्क क्या था। अब पहले यूनिफॉर्म का रिवाइज करो, देखो बहुत अच्छे से पढ़ो, पहले आप है वो वाली क्लिप देखना थर्ड डे वाले, उसके बाद ही यहाँ पर आना, तभी समझ में आएंगे और फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पे टॉर्क देखो, अब जब मैंने यूनिफॉर्म में करवाया था तो यूनिफॉर्म में आपके पास है टॉर्क है वो 0 कब आ रहा था, जब आपके पास है या तो है मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख रही थी या फिर एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर में समथिंग है टॉर्क की वैल्यू आई थी। सिर्फ डिफरेंस क्या था, जब मैंने उसको पैरेलल में रखा था तो वहां पर मेरे को स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गया था, एंड जब मैंने उसको एंटी पैरेलल रखा था किसको, डाइपोल को, किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तब वहां पर क्या आई थी मेरे पास है अनस्टेबिलिटी आई थी, वहां पर अनस्टेबल था, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे जो टॉर्क है होगा क्या, यहाँ पे टॉर्क नेट है वो 0 आएगा निकल के। अब कहोगे मैम टॉर्क नेट है वो 0 कैसे आया, एक्चुअली ये वाले जो फोर्स है F2 एंड F1 ये कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इसके जो डायरेक्शन में है वो अलोंग द डायरेक्शन में, जो फोर्स है वो क्या है अलोंग द डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर आपके पास है टॉर्क नेट है वो 0 हो जाता है। अब मैं आपको अलग अलग डिफरेंट केस लेके दिखाती हूँ। एक वाला केस तो मैंने यहाँ पे लिया ये वाला, अब मैं एक दूसरा केस लेती हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, ये नॉन यूनिफॉर्म है। आप जस्ट वेट करो, थोड़ा मैं ले लेती हूँ, मार्कर चेंज करती हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अनदर पैटर्न है वो बना लिया हम। अब मैं यहाँ पे डाइपोल को ऐसे ना रख के कुछ ऐसे रखती हूँ, परपेंडिकुलर रख लिया, कैसे भी रख सकते हो। अच्छा यहाँ पर मैंने लिया से नेगेटिव एंड यहाँ पर रखा मैंने एक डाइपोल पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने डाइपोल रख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले है एफ नेट देखते हैं, क्या यहाँ पर भी इस केस में एफ नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा या फिर समथिंग कुछ और रिजल्ट आएगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो इस पे जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसे लगेगा क्यू ई, इस पे जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसे लगेगा, लग रहा। अब यहाँ पर फोर्स है, इनका मैग्नीट्यूड देखो, डायरेक्शन देखो, ये से मैंने F1 कहा और ये यहाँ पर F2 कहा। अब की बार मैंने यहाँ पर ओनली, यहाँ पर क्या था मैग्नीट्यूड भी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एंड डायरेक्शन है दोनों चेंज थी। अब मैंने क्या करके देखा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम करने की कोशिश की। कैसे, अब यहाँ पे देखो ये है चार्ज से जितना पॉइंट, ये वाला पॉइंट चार्ज से जितना दूर है सेम ये वाला पॉइंट भी चार्ज से उतना ही दूर है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पर भी एफ नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन है ऐसे है और यहाँ पर डायरेक्शन है ऐसे है, तो इस केस में है डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है और वहाँ पर आपके पास आपने देख लिया वहाँ पर आपके पास है मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा। तो हमेशा आप डाइपोल को कैसे भी रखो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज एफ नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, राइट। अब यहाँ पे टॉर्क देखते हैं, क्या टॉर्क है, इस केस में तो टॉर्क नेट है 0 था क्योंकि जो फोर्स है वो अलोंग एक्सिस से पास आउट हो रहा था। अब यहाँ पर देखो कैसे, ये आपके पास है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो टॉर्क है कैसे, यहाँ पर ये फोर्स है, एक्चुअली अगर मैं टॉर्क की डायरेक्शन जब निकालती हूँ तो आर क्रॉस एफ से निकालती हूँ, राइट। अब आर कहाँ है ऐसे, एफ कहाँ है ऐसे, आर क्रॉस एफ, देखिए टॉर्क है यहाँ पर ये रोटेशन होगा और कैसे कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पर भी आपके पास है कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। तो मतलब इस केस में टॉर्क है वो कितना आ जाता है नॉट इक्वल टू 0 आता है,
राइट। इस केस में आपके पास है टोन नेट है वो 0 था, यहाँ पे टोन नेट है नॉट इक्वल टू 0 था, लेकिन दोनों केस में है एफ नेट है नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इतना क्लियर हो जाता है तो हम करते हैं क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करेंगे हर एक एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन PYQ आए हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे देख लो, ये अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप है पॉज करो और अगेन देखो। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन करवाऊंगे। अब ये देखो ध्यान से, सबसे पहले आप की पॉइंट को नोट डाउन करो, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसका निचोड़ क्या है, और इसी निचोड़ को आपको ध्यान में रखना। वो जस्ट मैंने क्यों करवाया, ताकि आपको फील आए, ठीक है। रट्टा करने से कुछ सब कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा अच्छे पढ़े लिखे हैं ना, उनसे भी एग्जाम है क्लियर नहीं होते, क्यों? क्योंकि रट्टा मारते हैं। रट्टा काम नहीं आता, नहीं याद करना काम आता है, काम आता क्या है, समझना। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ के इस दिमाग में स्टोर कर लिया ना, तो आप है कोई भी एग्जाम है क्रैक कर सकते हो। मैंने ऐसा देखा है, और बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे समझाती हूँ, बेटा रटो मत, रटने से कुछ नहीं होता। खासकर फिजिक्स की बात आ जाए तो रटने से नहीं आएगा। इतने सारे फॉर्मूले, कितने सारे फॉर्मूले याद करोगे, लास्ट टाइम पे आपके पास ना रिवीजन भी नहीं हो पाता अगर आप ओनली फॉर्मूलों को क्या करते, याद करते हो। लेकिन अगर आप समझ के करते हो ना, तो आप है ना, चाहे आपकी रिवीजन भले भी ना हो, तब भी आप है लॉजिक से अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, फील करके। ये जादू है असलियत में फिजिक्स का। अब देखो की पॉइंट क्या था, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई थी, देन एफ नेट है, आप कैसे भी रखो डाइपोल को, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा एंड हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना, एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 मस्ट बी नॉन जीरो। मैंने लिखा यहाँ पे मस्ट है, मैं मे भी लिख सकती थी और मैं नॉट भी लिख सकती थी, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखा मैंने मस्ट है, चाहे कैसे भी रखो 100% नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन जब टोन नेट की बात आती है तो वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। अब 0 कब हो सकता है, जब वो है किससे पास आउट हो रहा, ये फोर्स पासिंग ऑन एक्सिस। अगर फोर्स है एक्सिस से पास आउट हो रहा है, तब आपके पास है एफ नेट है वो 0 आ रहा था, जैसे मैंने पहले रखा था, जस्ट उसको पैरेलल एक में। सेकंड में क्या था, मैं नॉट भी 0, फोर्स डज नॉट पासिंग ऑन एक्सिस। जब मैंने ऐसे टॉर्क को परपेंडिकुलर रखा था, तब वहां पे टॉर्क है समथिंग आया था, मतलब रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब मैं इससे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अभी इसी क्वेश्चन में जरा सा चेंज करके मैं ऑप्शन को चेंज कर दूंगी, आप देखना। क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया आपके पास, इज कैप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट में एक्सपीरियंस, आप बताओ इसमें से विच ऑप्शन इज राइट। पहले आप खुद करो, जब तक आप खुद नहीं करोगे मेरे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है तो क्रैक आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, अच्छे से समझा सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, इसने लिखा है यहाँ पे इट मे एक्सपीरियंस, क्या लिखा, इट मे एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे मैं मे के प्लेस पे अगर मैं मस्ट लिखूंगी तो है आंसर, आपका ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करके ही क्वेश्चन आते हैं, आपके PYQ बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं मे वाला, मे में कौन सा आपके पास राइट ऑप्शन है। जब आ जाता है इट मे एक्सपीरियंस, मे में मतलब फोर्स तो हमेशा ही रहेगा, और मे टॉर्क है वो भी आपके पास है 0, मतलब टॉर्क भी लगता है और फोर्स भी लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए फोर्स एंड ए टॉर्क दोनों। यहाँ पे क्या पूछा था उसने, मे एक्सपीरियंस। लेकिन अगर वो पूछता इट मस्ट एक्सपीरियंस, क्या पूछता है, इट मस्ट एक्सपीरियंस, हमेशा हमेशा वो ओनली, जब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमेशा वो किसको एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ये रहा फोर्स। क्योंकि हमेशा किसी भी केस में रखो आप है, फोर्स हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, लेकिन टॉर्क है वो 0 भी आ सकता है और टॉर्क है वो 0 नहीं भी आ सकता। जब टॉर्क 0 आएगा तो टॉर्क है नॉट एक्सपीरियंस, और जब टॉर्क है समथिंग कुछ आएगा तो टॉर्क है मे एक्सपीरियंस। तो राइट, तो आपको ये जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे लिटिल बिट एक थोड़े से वर्ड में कैसे है क्वेश्चन के ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं। मे में दूसरा ऑप्शन आएंगे, और एक्सपीरियंस में अगर मैं यहाँ पे मस्ट लिख दूं तो आपके पास है क्या आएगा, अनदर ऑप्शन आएगा, राइट। तो ये वाला था। अब करते हैं अनदर क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका KVS 17 में आया हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन से भर के क्वेश्चन आते हैं, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी से वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग ए डाइपोल मोमेंट P
प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले है आपको है कहाँ पे डायपोल, ये आपके पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले इसके पहले रखा कुछ ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव एंड हेयर पॉजिटिव, राइट। कहाँ रखा, डायपोल मोमेंट पे प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पैरेलल नहीं बोला उसने, क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, अगर बच्चों को ये नहीं पता कि मोस्ट स्टेबल कहाँ होता है एंड मोस्ट अनस्टेबल कहाँ होता है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले समझना यही जरूरी है, मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो मोस्ट स्टेबल नेगेटिव था, ये आपके पास है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे जो फोर्स है कुछ ऐसे लगेगा QE, एंड यहाँ पर आपके पास है फोर्स कैसे लगेगा QE, और दोनों इक्वल लग रहे हैं फोर्स, देखो दोनों जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यूनिफॉर्म बोला, और यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन है दोनों कांस्टेंट रहती है, और चार्ज हम दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम लेते हैं, जस्ट ओनली फ्लेवर में चेंज आ जाता है, जिसको हम किससे शो कर देते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव से शो कर देते हैं। अब मैंने कल वाले केस में बताया था नॉन यूनिफॉर्म पे, मतलब जैसे ये आपके पास है, मैंने डायपोल रखा, एक यूनिफॉर्म में रखा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना फोर्स इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे डायरेक्शन इस साइड है एंड जो सेकंड पॉइंट पे डायरेक्शन है इस साइड है, और दोनों फोर्स क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो ऐसे आप हम पेन लो कुछ भी लो और आप उसको फील करो, दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड में ऐसे खींचो, अगर वो जरा सा अगर ऐसे रोटेट हो भी जाता तो वो तभी टिल्ट होके अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास है मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है ये, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि इसने बोला था फर्स्ट। और सेकंड केस क्या है, जब मैंने इसको कहाँ रखा, मोस्ट अनस्टेबल पे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अनस्टेबल कब होता है, जब इसको एंटी पैरेलल रखते हैं, यहाँ पे पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे एंटी पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर आपके पास है एक पे फोर्स है ऐसे लग रहा, और यहाँ पे आपके पास है इस पर फोर्स है ऐसे लग रहा। अब की बार है दोनों फोर्स है इस पे बिल्कुल अंदर की साइड लग रही, जैसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा वो रोटेट हो जाएगा अपने स्टेबल, जहां पर वो था इनिशियली वहां पर नहीं आएगा, ये रोटेट हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हम थर्ड चैलेंज वाले लेक्चर में, जो इससे पहले जो वीडियो आई है, राइट। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाती है मोस्ट, और यहाँ पर क्या आ जाती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। अब वर्क डन पूछा था, तो वर्क डन किसके इक्वल आता है, वर्क डन आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, राइट। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हम, तो क्या आएगा U2 माइनस का U1। और एक केस और यहाँ पर अब क्या बताया था, सबसे ज्यादा जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैंने आपको इस ग्राफ से भी समझाया था, यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ये वाला, जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। और जितनी ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी में क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी। कैसे, यहाँ पर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आई थी माइनस का P डॉट ई, और इस केस में आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी आई थी, वो कितनी आई थी, P डॉट ई आई थी, हाँ P डॉट ई आई थी। अब उसने क्या पूछा, मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, तो ये U2 अनस्टेबल कितना आएगा, माइनस का PE माइनस का ये, और यहां पर मैं अगर मैं पुट करूंगी तो यहां पर कितना आ जाएगा। अब ये देखो कौन सा था, देखो उल्टा लिख रहे हैं हम, U2 कौन सा, मोस्ट अनस्टेबल वाला, ये वाला, ठीक है, ये है, ये आ गया। तो यहाँ पे आप पहले केस लिख लो, कौन सा आएगा, ये है आपके पास अनस्टेबल U2, एंड हेयर यहाँ पर आपके पास ये क्या है, U1। आप ध्यान से वैल्यू पुट करना। अब अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, जैसे मैं अब कर रही थी, तो आपके पास है आंसर है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे U2 कितना है, P डॉट ई, माइनस का U1 कितना है, माइनस का P डॉट ई, तो ओवरऑल कितना जाता है, 2P डॉट ई। तो आवर थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर गलती से सिली मिस्टेक कैसे होती है, अगर आपने U2 के प्लेस पे क्या लिख दिया, माइनस का P डॉट ई, और माइनस का यहाँ पे U1 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का P डॉट ई,
अगर आपने गलती से थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो ये कट के 0 आ जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। और आप है ऐसे ही इस क्वेश्चन को आते आते हैं वो स्किप कर दोगे, या फिर है आप है फिर तुक्का लगाओगे, जो कि गलत बात है, और आप है क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो सिली मिस्टेक को बिल्कुल अवॉइड करना है, राइट। तो आप है ये वाला ऑप्शन ऐसे है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं लिटिल बिट चेंज करती हूँ, और उस क्वेश्चन को आप करना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर लिखा मैंने, क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू, इसी को मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मैक्सिमम टॉर्क। अब आपको फाइंड आउट करना वर्क डन। इस केस में कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अब मुझे बताओ। मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मैक्सिमम टॉर्क तक आपको वर्क डन निकालना। हम एक डाइपोल जब कहां पे रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मैं इसको आई होप कि चेंज कर दूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे करना है इसको। अब मैं लिखती नहीं हूं, मोस्ट स्टेबल पोजीशंस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, सबसे कम रहती है। इस ग्राफ से समझ लो, ये ग्राफ है, आपको इजी रहता याद करवाने में। तो सब मोस्ट स्टेबल यहाँ पे रहते हैं, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है आपके पास है, U1 कितनी आएगी, माइनस का P.E आएगी, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब आता है, कब आता है रोटेशन, जब वो 90 डिग्री पे रखते हैं, 90 डिग्री पे रखते हैं। तो वहां पर आपके पास है कितना आएगा, यहाँ पे रखो मैक्सिमम टॉर्क है, तो यहाँ पर कितने आएगी मेरे पास है U2 की वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू कितनी आएगी, 0 आती है। जब मैं टॉर्क को कहाँ पे रखती हूँ, परपेंडिकुलर रखती हूँ, किसके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। अब यहाँ पे चेंज इन वर्क डन निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस का U1। U2 कितना आ गया 0, माइनस का U1 कितना आ गया, माइनस का P। तो आपके पास कितना आ गया, P.E। तो देखो मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करके, ऑप्शन है वो भी क्वेश्चन है, उसका भी आपके पास आंसर है, वो चेंज हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। अब क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज Q एंड डाइपोल मोमेंट P। सिंपल सी बात है, एक डाइपोल लिया हम, और उस डाइपोल को किस में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जैसा कि इसने बोला। डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब की बार किस में रखा, अलोंग द, ये लाइन पढ़नी जरूरी हो जाती है, ये रहा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर आपने ये पढ़ लिया और ये नहीं पढ़ा, तो आपके पास है ऑप्शन में क्वेश्चन ये गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा अलोंग। अगर वो क्या लिख देता एंटी पैरेलल, तो ऑप्शन डिफरेंट आएगा, और अलोंग में आंसर है वो डिफरेंट आएगा, राइट। अब यहाँ पे लिखा पहले अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। पहले लिखो पहले पढ़ो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कैसे भी रखो, पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फोर्स हमेशा 0 आता है। सबसे पहले तो आप इस की पॉइंट को पकड़ो और ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। फोर्स है हमेशा 0 आएगा, QE कैंसल, ओनली एक ही ऑप्शन आ गया जिसमें 0 था, तो आपको आगे पढ़ने की नीड नहीं है, राइट। अब फिर भी मैं आपको बताती हूँ, उसने पूछा फोर्स, क्लियर हो गया। अब उसने पूछा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब पूछी है, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म अलोंग रखा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब जब दोनों पैरेलल है ऐसे। और जब दोनों पैरेलल हैं उस केस में सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आई थी, वो कितनी आई थी, माइनस का P.E। परपेंडिकुलर रखा था तब 0 आई थी, और अनस्टेबिलिटी पे था, मतलब बिल्कुल एंटी पैरेलल था, तब P.E आई थी, जो कि मैक्सिमम थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिनिमम आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर ये वाला चेंज कर देती हूँ, इस एंटी पैरेलल, इज एंटी पैरेलल किसके, अलोंग, इज एंटी पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब की बार है फील्ड के एंटी पैरेलल रखा, तब आपको बताना है फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब मैं यहाँ पर है ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, फटाफट बताओ।
क्या आएगा? लिटिल बिट चेंज किया, ऑप्शन भी चेंज हो गए और आपका आंसर भी डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले पूछा उसने फोर्स, तो फोर्स पूछा, किसी भी केस में हमेशा 0 आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, या तो ये वाला ऑप्शन राइट है या ये वाला ऑप्शन राइट है। एंटीपैरेलल पूछा है, तो एंटीपैरेलल में हमेशा तो वो है डाइपोल की अनस्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर करता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? मैक्सिमम वाला। अब की बार ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन है, वो क्या है? राइट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सिली मिस्टेक है आपकी ऐसे ही अवॉइड होंगी। अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपकी कंसंट्रेशन है वो भंग हो गई, तो आपके हैं क्वेश्चन के गलत होने के चांस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अगर वो यहाँ पर आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर यहाँ पर क्या लिख देता है, फोर्स के प्लेस पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देता है, द पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स ऑन इट, तब आपका ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का देखना आपको और उसके बाद आपको फोर्स का देखना है, राइट। तो कैसे आपको सिली मिस्टेक है उसको अवॉइड करना, वो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो ध्यान देखना है। और रटने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, राइट। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक बच्चे ने आंसर दिया था, मुझे उसका नाम नहीं पता, ठीक है। अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंने जस्ट ओनली ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इसने क्या रखा है, एक डाइपोल को रखा, डाइपोल है वो ऐसे रखा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसने ये पूछा है, जब मैं इस डाइपोल को ऐसे रखती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डाइपोल कहाँ जाएगा, और आपको जाने के साथ साथ, डाइपोल के जाने के साथ साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन में भी देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी, ये आपको देखना है। पहले हम ऐसे नहीं बता पा सकते, पहले हम इसके देखते हैं फोर्स। पॉजिटिव पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, नेगेटिव पे फोर्स ऐसे लगेगा, राइट। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नेट फोर्स। अब आप कहोगे मैम नेट फोर्स कैसे, नेट फोर्स क्यों देखना हमें, क्योंकि मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी बताया था जब डाइपोल को रखते हैं तो हमेशा फोर्स है नॉट इक्वल टू 0 रहता है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कहीं ना कहीं है रिजल्टेंट आएगा, नेट फोर्स कहीं ना कहीं होगा, कहाँ पे होगा आई डोंट नो, बट हमें क्या देखना, गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखना कि नेट फोर्स है वो कहाँ आएगा। अब ये वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले दायरे में ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आर कम है, आप ऐसे समझ सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। यहाँ पर आर ज्यादा है इस पॉइंट चार्ज और यहाँ के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। तो आपके पास है ये वाला नेट फोर्स, ये मान लिया मैंने F1 एंड ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया F2, राइट। तो यहाँ पर आपके पास है जो नेट फोर्स है वो आगे की तरफ आएगा, क्योंकि F1 है वो ज्यादा है F2 के कंपैरिजन में, राइट। तो मतलब डाइपोल है वो कहाँ जाना चाहेगा, डाइपोल देखो कहाँ जाना चाहेगा, डाइपोल जाएगा ये आपके पास है राइट साइड, डाइपोल कहाँ जाएगा, राइट साइड। ध्यान से देखो डाइपोल कहाँ जाएगा, ये आपके पास है लेफ्ट है और ये क्या है आपके पास है राइट है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा था और ये है इस चार्ज के बिल्कुल नियर है, तो इस पे है आपके पास है फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, तो ये डाइपोल है आगे की साइड जाएगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, तो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स द राइट जाएगा, लेफ्ट वाले हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि राइट देखने से काम नहीं चलता, क्योंकि एक में ऑप्शन में बोला पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, सेकंड में बोला है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, जैसे जैसे मैं फील्ड की डायरेक्शन में जाती हूँ हमेशा आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आपके पास है ये वाला ऑप्शन है वो भी कट हो जाता है, तो बचा ओनली एक ही ऑप्शन जो कि फोर्थ ऑप्शन है, तो क्या जाएगा, टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, राइट। लेकिन अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्वेश्चन को घुमा कर देखा करूं, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन है कैसे कैसे पूछ सकता। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव के प्लेस पे नेगेटिव लिख देती हूँ, अगर मैं इनने क्या किया,
यहाँ पर मैंने नेगेटिव रखा और यहाँ पर मैंने क्या रखा, पॉजिटिव रखा। अब देखो क्या आएगा, सोचना आना चाहिए आपको हर तरह से, राइट। अब देखो नेट नेगेटिव फोर्स है तो इस पे क्या आएगा, फोर्स है इधर लगेगा, इस पे क्या लगेगा, फोर्स आपकी बार इधर लगेगा। ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज पे है फोर्स है वो अपोजिट लगता है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस पे फोर्स है यहां पर लगेगा, राइट। अब की बार है मैग्नीट्यूड है दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि ये दूर है ये बिल्कुल पास है, तो जो नेट फोर्स है वो किसकी साइड लाई करेगा, ऐसे लेफ्ट की साइड। तो डाइपोल है अब की बात, जैसे पहले डाइपोल है राइट साइड जा रहा था, तो अब की बात जो डाइपोल है वो कहाँ जाएगा, मैंने सही किया ना, नेगेटिव पे इधर है, पॉजिटिव पे, हाँ ठीक है। तो अब की बार है नेट फोर्स है कहाँ लगेगा, राइट साइड, तो अब सॉरी लेफ्ट साइड। तो अब की बार है ये वाले ऑप्शन है आपके पास है, राइट वाले गलत हो जाते हैं, राइट वाले ऑप्शन है वो ठीक होंगे। अब ये क्या लेफ्ट साइड जा रहा, और जैसे जैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ती है। तो आपकी बार ऑप्शन है आपके पास है टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, राइट। तो देखो मैंने कैसे एक ही क्वेश्चन से मैंने दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश की एंड दोनों क्वेश्चनों में ऑप्शन है कैसे चेंज हो रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कैसे मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, देखना ध्यान से, राइट। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बेटा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, राइट। तो अब मैं इसमें जो फर्स्ट डे का जो चैलेंज आया था उसमें एक मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, उसमें जो एक क्लिप है वो कुछ कट गया था ड्यू टू कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, और एक क्लिप है वो 2 बार है वो रिपीट हो गई, तो मैं उसको इसमें ज्वाइन करने के लिए बोल दूंगी, राइट। तो आप हम जिस क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में आज होमवर्क दूंगी, उसका आंसर आपको देना है। देखो जब तक आप नहीं करोगे खुद, मेरे पढ़ने या मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक आप खुद नहीं करते, राइट। आउटपुट तभी निकलता जब हम कुछ करते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन है वो होमवर्क है और उसका आंसर आपको देना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका एस्टेट 2023 का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सब कुछ वही है जो मैंने अभी तक पढ़ाया। ये जो 4th पॉइंट है ना, इस पे थोड़ा सा सोचना, ये 4th पॉइंट है इन 3 ऑप्शन से थोड़ा सा अलग है, राइट है। अब ध्यान से देखना और इसका आंसर मेरे को अच्छे से चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है आपका PYQ एस्टेट 2020 में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है, ये वही का PYQ है जो कि आपके एस्टेट में आया हुआ है। अभी इसी क्वेश्चंस को करेंगे सोल्व, लेकिन इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। इतने नॉलेज से ये क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये नॉलेज है आधा अधूरा है, और 99% बच्चों को ये आधा अधूरा ही नॉलेज है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चार्ज से रिगार्डिंग, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। एक्चुअली अगर आपके पास है अपोजिट चार्ज है, बच्चों को कितना पता है, अगर अपोजिट चार्ज है तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम चार्ज है तो वो रिपेल करते हैं। ऐसा नहीं है, देखो अपोजिट चार्ज है देन 100% है वे बॉडी है, उन दोनों बॉडी के बीच में क्या होगा, मस्ट अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम चार्ज है तो जनरली तो रिपेल ही करते हैं, मोस्टली ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी है उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो जाता है, में अट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ है आपको कुछ और भी पता होना चाहिए। देखो अगर मैं आपसे पूछती हूं क्या, अगर मुझे यहां पे पता करना है क्या कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में श्योर चेक ऑफ चार्ज के बारे में पता करना है, कि अगर मैंने ये दो ऑब्जेक्ट लिया और मुझे ये बताना, आपको ये बताना है कि इन 2 बॉडी में चार्ज की श्योरिटी कौन देता है, रिपल्सन की अट्रैक्शन। देखो जो अट्रैक्शन होता है ना, वो अट्रैक्शन अगर किसी भी 2 ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो वो अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन के थ्रू भी हो सकता है, इंडक्शन के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन जब भी अट्रैक्शन आ जाए तो आप है चार्ज की श्योरिटी नहीं कह सकते कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होगा, चार्ज्ड होंगे। मतलब अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तब भी अट्रैक्शन होता है, 2 अपोजिट चार्ज है तब भी अट्रैक्शन होता
होता है, ग्रेविटेशन के जरिए भी अट्रैक्शन होता है, इंडक्शन के जरिए भी अट्रैक्शन होता है। सिर्फ श्योर चेक ऑफ चार्ज के बारे में हमें ओनली एंड ओनली किससे पता लगता है? रिपल्सन से। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिपल्सन हो रहा देन 100% हम कह सकते हैं कि वे जो दो ऑब्जेक्ट हमने लिए थे जिनके बीच में रिपल्सन हो रहा था कि वे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। वे जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं वे हैं उन पे दोनों पे क्या होगा? सेम चार्ज आएगा। वो नेगेटिव भी हो सकती है एंड वो पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी दो बॉडी में अगर कोई भी इफेक्ट है शो नहीं कर रहा देन 100% है उनमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, न तो उन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज है और न ही उन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है। समझ गए? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप मोरल लिखो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। मोरल ऑफ द कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये लिखना चाहिए 2 लाइनें लिख सकते हो। अपोजिट चार्ज है मस्ट अट्रैक्शन होगा, लेकिन सेम चार्ज है तो जनरली रिपेल करते हैं, लेकिन कभी कभी अट्रैक्ट भी करते हैं। आप देखते हो अपने आसपास है, अगर मैं जेंडर में देखूं अपोजिट जेंडर है वो 100% अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन आजकल है वो सेम जेंडर में भी क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही बात है जस्ट मैंने आपको है कनेक्ट करके बताया, आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख लो इसी में। आगे अगर फ्यूचर में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और अभी मैं एक क्वेश्चन भी दूंगी आपको है, वो भी PYQ है और वो आपके लिए होमवर्क है और उसका आंसर है आपको है कॉमेंट में लिख के देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप है लिखो यहाँ पे मोरल ऑफ द कॉन्सेप्ट, मोरल ऑफ द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड, न्यूट्रल बॉडी विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी। वो चार्ज बॉडी आपके पास है पॉजिटिवली भी हो सकती है एंड नेगेटिवली भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास है एक न्यूट्रल बॉडी है और सेकंड आपके पास है आपने चार्ज बॉडी ली है, वो चार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सेकंड, रिपल्सन gives sure check of charge। थर्ड पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैंने लिख दिए। थर्ड पॉइंट है आपके पास क्या लिख सकते हो? इफ अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट में इफ नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन, अगर किन्हीं भी दो बॉडी में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है या कोई भी रिपल्सन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? मीन्स बोथ बॉडी आर न्यूट्रल। समझ गए? तो आपके पास है ये मोरल है क्या? न्यूट्रल बॉडी विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड होते हैं बाय ए चार्ज बॉडी। रिपल्सन गिव्स योर चेक ऑफ चार्ज। थर्ड है इफ नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन है मीन्स उन दोनों बॉडी के एक्शन है ये नहीं बताता। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर दो ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन हो रहा है तो वो कभी भी चार्ज की श्योरिटी नहीं देता कि दोनों बॉडी पे अपोजिट चार्ज है या उनमें से एक चार्ज बॉडी है एंड दूसरी न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ। और क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहीं से देखते हैं। और इसमें क्या कहा? इसमें क्या कहा है? बॉल ए अट्रैक्ट बी। तो मतलब जब भी अट्रैक्शन दिया हो आप उससे नहीं पता कर सकते, आप इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, क्योंकि मैंने क्या कहा है? अट्रैक्शन है वो चार्ज की श्योरिटी नहीं देता। अट्रैक्शन ये नहीं बताता कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है या इस पे पॉजिटिव चार्ज है या एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे न्यूट्रल है, वो ये नहीं बता पाता अट्रैक्शन। लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा देन 100% वो चार्ज की श्योरिटी देता है। अब उसने क्या कहा है कि बॉल ए अट्रैक्ट करती है बी को, दूसरी बात है उसने कहा रिपेल करती है सी को। तो यहाँ पे चार्ज की श्योरिटी दे दी कि ए एंड सी है वो चार्ज बॉडी है, मतलब ए और सी है, अगर उनके बीच में रिपल्सन हो रहा तो मतलब उन दोनों में क्या है? सेम चार्ज है। अब यहाँ पे देखो ए पे भी पॉजिटिव, बी पे सी पे भी पॉजिटिव, दोनों में देखो सेम चार्ज है ना। यहाँ पे देखो सभी में ए और सी में, यहाँ पे मैं ये नीचे वाले को कर देती हूँ, कभी इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओ।
ठीक है। अब उसने कहा सेकंड, बॉल डी अट्रैक्ट बी, इस पॉइंट को स्किप करो, उसके आगे पढ़ो, एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। उसने कहा है कि एक डी बॉल है, ये वाली बॉल है, ये अट्रैक्ट करती है बी को, लेकिन इस डी बॉल का इस ई के साथ है कोई भी इफेक्ट नहीं है। देन मैंने अभी अभी बताया है, अगर आपके पास है कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा, मतलब न ही उनके बीच में रिपल्सन है और न ही उनके बीच में अट्रैक्शन है, देन 100% ये दोनों की दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे लिखो इफ नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन मींस बोथ बॉडी आर न्यूट्रल। तो अब मेरे को पता लग गया कि डी एंड ई है वो न्यूट्रल है। अब देखो यहाँ पे डी और ई है, ये दोनों न्यूट्रल है। यहाँ पे ये ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ई चार्ज बॉडी है, और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डी है वो चार्ज बॉडी है। बचते हैं ओनली दो ही ऑप्शन, क्या, थर्ड एंड फोर्थ। इन थर्ड एंड फोर्थ में कौन सा ऑप्शन राइट है वो देखते हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा खेल है, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या उसने लिखा, ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये लैंग्वेज का खेल है। बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझेंगे कि ये जो बायो जो ए आया है वो ए है, वो किस बॉल ए को लेके आया है, ऐसा नहीं है। ये लैंग्वेज का खेल है, इंग्लिश लैंग्वेज का। उसने कहा कि कोई भी एक ए है वो नेगेटिवली चार्ज रोड है, तो मैंने सपोज किया बी है वो नेगेटिवली चार्ज रोड है, वो अट्रैक्ट करती है बोथ ए, किसको, बोथ ए एंड ई को। मतलब एक मैंने लिया यहाँ पे, उसने कहा ना ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये जो ए लिखा इसने इस बॉल के लिए नहीं लिखा, ठीक है, ये लैंग्वेज है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मैंने सपोज किया यहाँ पे उसने बोथ ए और ई की बात मैंने यहाँ पे इसने कर ली। अब डी है वो अभी जितने भी बचते हैं ऑप्शन है वो न्यूट्रल है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी नहीं लिया। तो मैंने मान लिया कि बी है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और बी अब यहाँ पे देखो ऑप्शन 3 एंड 4 बचते हैं, ऑप्शन 3 एंड 4 में ओनली थर्ड ऑप्शन में ही बी है वो नेगेटिवली बॉडी है, और वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट करती है ए और ई को। तो ए को ये राम, और अट्रैक्ट कब करेगी, जब इसके पास है अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए को इसने अट्रैक्ट कर लिया, और उसने क्या कहा, डी को भी अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्शन है वो अपोजिट चार्ज में भी होता है, और अट्रैक्शन कब होता है, अगर एक चार्ज बॉडी है और दूसरी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो आपके पास है थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, राइट हो जाता है। एक्चुअली जो ये नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ था ना, इसमें कहाँ क्या लिखा था, आपके जो एस्टेट में थोड़ी सी इसने क्या किया है, चेंज किया है। यहाँ पे जो आपके पास नीट में था वो यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है तो मेरे को ये लाइन पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ती, क्योंकि सिर्फ यहाँ से इतनी बात से मुझे पता लगता है कि डी हैज नो इफेक्ट ऑन ई, कि मतलब डी का ई के साथ है कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो मतलब दोनों की दोनों न्यूट्रल है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। चार्ज ई है वो चार्ज हो गया, यहाँ पे डी चार्ज आ गया, और यहाँ पे फिर अगेन है डी चार्ज हो गया। सर ओनली एंड ओनली थर्ड ऑप्शन में ही है बोथ बॉडी है न्यूट्रल है। तो इतना सा चेंज करके यहाँ पर ऑप्शन में चेंज कर दिया, और आपके एस्टेट में इसको भी क्या कर दिया, न्यूट्रल बना दिया। अब आपको ये थर्ड लाइन है वो पढ़नी है, जरूर हो जाते हैं। अब आपको थर्ड लाइन है वो पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो देखो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगी एक PYQ, अब वो PYQ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और अब आप है उसको करना सोल्व। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको बहुत अच्छे से देखना और फिर ध्यान से करना। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज करने की कोशिश की है, और आप देखना इस क्वेश्चन को, ये फ्यूचर के लिए है, आपके फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप है इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, और इस क्वेश्चन का आंसर है आपको कॉमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना, ठीक है।